प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं सभी आप? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। तो मित्रों, हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था व्यंजन वर्ण। क्या चल रहा था? व्यंजन वर्ण। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो व्यंजन वर्ण है, कौन से वर्ण व्यंजन वर्ण हैं, उन्हें हिंदी में कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कौन कौन से? जैसे नंबर 1 पर स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 पर अंतःस्थय व्यंजन। अंतःस्थय व्यंजन। अंतःस्थय व्यंजन। नंबर 3 पर आता है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन? ऊष्म व्यंजन, जो ऊष्मा प्रदान करते हैं। और नंबर 4 पर आता है आपका संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। और नंबर 5 पर आपका आता है, नंबर 5 पर आता है द्विगुण व्यंजन। कौन कौन से? द्विगुण व्यंजन। अब हमने कल कर लिया था स्पर्श व्यंजन। इसके उच्चारण स्थान के बारे में जाना था, इनके वर्ग के बारे में जाना था, कितने होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में हम कल जान चुके हैं। और थोड़ा बहुत मैंने द्विगुण व्यंजन के भी बारे में आपको बताया था। तो आज हम करेंगे अंतःस्थय व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। इन सबको एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है नहीं, छोटे छोटे हैं। अंतःस्थय व्यंजन कितने हैं अपने? 4। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। और द्विगुण व्यंजन कितने हैं? 2। बस 4 या 12, 2 14। आज हम इन 14 के बारे में ही अच्छे तरीके से जानेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए मित्रों, करते हैं प्रारंभ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक इस वीडियो को अवश्य रूप से पहुंचाएं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए करते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रारंभ अपना अंतःस्थय व्यंजन। लिखिए, हेडिंग डालिए। नंबर 2 पर है अपना अंतःस्थय व्यंजन। अब देखिए, अंतःस्थय व्यंजन बढ़िया बढ़िया लिख लिया। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं पहले, बाद में इसको समझेंगे। लिखिए परिभाषा। अब अंतःस्थय व्यंजन किसे कहते हैं देखिए भाई। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के बीच होता है, व्यंजन के बीच होता है, के बीच होता है। कैसे होता है मैं समझाऊंगा मैं आपको। देखिए, होता है, उन्हें अंतःस्थय व्यंजन कहते हैं। कौन सा कहते हैं? अंतःस्थय व्यंजन कहते हैं। आई बात समझ में? आगे लिखिए, नोट लगा के छोटा सा। हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। लिखिए, हिंदी भाषा में नोट लगा के लिखिए। हिंदी भाषा में इनकी संख्या
इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी? 4। लिखिए 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब इनको स्वर और व्यंजन के बीच का क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हम इन चारों को बोलते हैं तो न तो पूरी स्वर की ध्वनि आती है, न पूरी व्यंजन की ध्वनि आती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। लिख लीजिए नोट लगा के नंबर 2 पर। इन सबको अर्धस्वर, देखो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से 2 ही व्यंजन ऐसे जिनको अर्धस्वर कहा जाता है। चलिए मैं आपको आगे लिखवा दूंगा। इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। आई बात समझ में? और किन को कहा जाता है? यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना आप, यह और वह। ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अर्धस्वर कितने होते हैं? 2, यह और वह। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कितनी संख्या होती है? 4। तो यहाँ पर लिखिए वर्ण, वर्ण। अब लिखिए उच्चारण स्थान। क्या लिखेंगे? उच्चारण स्थान। और इसके बाद में आप लिखेंगे वर्ग। भाई किस वर्ग से बोला जाता है। आई बात समझ में? अब ये कितने व्यंजन होते हैं? 4 होते हैं। मैंने आपको बताया कितने होते हैं? 4 होते हैं। य, र, ल और व। ये व्यंजन है इसलिए इनके नीचे क्या लगेगा? हलंत लगेगा। अब देखिए इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। ये 2 है ना, परीक्षा की दृष्टि से इन दोनों को आप याद रखना। यह और वह, इन दोनों को ही अर्धस्वर कहते हैं। यह और वह दोनों को क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। र और ल को अर्धस्वर नहीं कहते। ल का अलग नाम होता है, कई नाम है। र के भी कई नाम हैं जो परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, तो इनकी चर्चा हम करेंगे। पहले हम इनके उच्चारण स्थान के बारे में जान लेते हैं। देखिए यह का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? यह का उच्चारण, जैसे हम ई बोलते हैं, स्वर अर्धस्वर है। अर्धस्वर है तो बिना रुके हवा बाहर आएगी। तो जैसे देखिए ई, य, जहां से हम ई बोलते हैं वहीं से यह बोला जाएगा, इसलिए यह का उच्चारण स्थान रहेगा तालु। क्या रहेगा? तालु। और वर्ग अपना हो जाएगा तालव्य। क्या हो जाएगा? तालव्य। आई बात समझ में? ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए र। जब हम र बोलते हैं तो क्या होता है कि आजकल तो डिजिटल घंटियां आ गई है स्कूल में। पहले अपने तरह की गार्डर लटका दी जाती थी, तो टन 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 ऐसे बजाते थे, है ना। आजकल भी कई स्कूलों में है। तो क्या है कि जैसे हम उस घंटी बजाते हैं तो कई देर तक आवाज़ आती है, टन ऐसे आवाज़ आती है। तो उसी प्रकार हम र को बोलते हैं। तो जैसे बोल के देखिए आप, र बोलेंगे तो जीभ में क्या होगा? कंपन उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? कंपन उत्पन्न होगा। ठीक है। अब बोला कहां से जा रहा है? र को बुलाइए से र। तो र का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? अब जहां से ट बोला जाएगा वहीं से र बोला जाएगा। ट र टर। आई बात समझ में? ऐसे बोल के देख लीजिए। मजाक की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे तब तक कैसे समझ पाओगे? आप तो बोल रहे हैं सर मेंढे की तरह बोल रहे होंगे। मेंढे की तरह बोल नहीं रहा, मैं आपको सिखा रहा हूं। आप इसको सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए र का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? मूर्धा। क्या रहेगा? मूर्धा। तो वर्ग कौन सा हो जाएगा? मूर्धन्य। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। ये हो गया मूर्धन्य। अब किसका नंबर आता है? लय का। किसका आता है? लय का। तो अब लय का जो उच्चारण स्थान है कौन सा वर्ग है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्यों? क्योंकि अब प्रैक्टिस करोगे तभी आपके समझ में आएगा। ऐसे सारे मैं लिखवा दूंगा, ये बता दूंगा मैं आगे वाली वीडियो में बता दूंगा। परंतु क्या है, फिलहाल आप इसको करके देखना, उच्चारण में बोल के देखना कि लय कहाँ से बोला जा रहा है। मैंने उच्चारण स्थान सारे बताए, जगह भी बता दी कि इसको ये कहते हैं। ठीक है। अब आती है वह की बारी। किसकी बारी? वह की बारी। अब देखिए जब हम वह बोलते हैं ना तो क्या होता है कि ऊपर का दांत और नीचे का होठ आपस में मिलते हैं, तब जाके वह का उच्चारण होता है, शुद्ध वह का उच्चारण होता है। बोलने के लिए तो हम बोल देते हैं वह, परंतु गलत है। उच्चारण सही क्या होगा? वह, वृक्ष। आई बात समझ में? अब देखिए तो अब कई दांत और होठ, दांत और होठ, इनसे बोला जाएगा। ठीक है। और वर्ग अपना हो जाएगा दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ।
कई जगह आपको दंतोष्ठ्य भी देखने को मिल जाएगा। आई बात समझ में? ये तो हुई अपने किस व्यंजन की बात, अंतस्थ व्यंजन की बात। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कई छात्र मुझे पूछ रहे थे कल कि सर अनुस्वार और पंचमाक्षर में क्या अंतर होता है, जहाँ तक ये लिख लिया होगा। अब देखिए मैं कई शब्द लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जंगल, मंगल, आई बात समझ में? जैसे गंगा, क्या लिखा? गंगा। अब देखिए ये किस में अंतर है? अनुस्वार। अनुस्वार कौन सा होता है आपको पता है? ये अनुस्वार होता है कि नहीं होता? और इसके साथ है पंचमाक्षर। कौन सा अक्षर? पंचमाक्षर। तो सर इन दोनों का पता कैसे लगाएं? ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, कुछ भी ले लीजिए। जैसे लिखा मैंने संजय, संस्कार, आई बात समझ में? और बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे संसार, संहार, आई बात समझ में? अब ये बिंदी तो सभी जगह लगी होती है, परंतु पता कैसे करें कि सर अनुस्वार है कि पंचमाक्षर है? आई बात समझ में? तो इसलिए बहुत सारे शब्द जैसे दंड है, ठंड है, आई बात समझ में? तो ऐसे अनेक शब्द होते हैं। इनके बारे में हम थोड़ी आगे से दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा सा मैटर लंबा हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता दूंगा अच्छी तरह कि कौन सा अनुस्वार होता है और कौन सा पंचमाक्षर होता है। अब इन्हीं शब्दों में, कई शब्दों में क्या है? पंचमाक्षर है, कईयों में अनुस्वार लगा हुआ है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे वो हम आगे बात कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं नंबर 3 पर। हमारा क्या है? कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। चलिए अब देखिए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। तो ये नाम परीक्षा में इसी प्रकार के से नाम आते हैं, इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है सीधा सीधा, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, बाद में इसको समझेंगे। चल लिखिए, जिन ध्वनियों, ध्वनियों लिख सकते हैं, वर्णों लिख सकते हैं, ठीक है ना, या व्यंजनों भी लिख सकते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण, सीधी सीधी परिभाषा है, बस आपको ज़्यादा पांडित्यपन नहीं झाड़ना है, सीधा आपको याद होना चाहिए। वैसे ही सीधी सी परिभाषा मैं लिखा रहा हूं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा, जब बोलेंगे तो हवा तो मुख से बाहर निकलेगी, हवा मुख के किसी न किसी भाग से, अब ध्यान रखना, किसी न किसी भाग से रगड़ खाकर बाहर निकलती है, रगड़ खाकर बाहर निकलती है, रगड़ खाकर बाहर निकलती है और क्या करती है? ऊष्मा पैदा करती है, यानी कि गर्म हवा निकलती है बाहर और निकलती है और ऊष्मा यानी कि गर्मी, ऊष्मा पैदा करती है। क्या करती है? ऊष्मा पैदा करती है। उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। लिखिए भाई, उन्हें ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी। अब देखिए यहाँ पर भी बिंदी लगेगी। अब देखिए आपको पता लगना चाहिए कि क्या है, पंचमाक्षर है या अनुस्वार है। व्यंजन
कहते हैं। आई बात यहाँ तक समझ में? अब चलिए, अब हम करते हैं इनको आगे डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। अब ऐसा व्यंजन वर्ण जिसे क्या है कि हम बोलेंगे तो मुख्य किसी न किसी अवयव से टकराएगी जीभ और घर्षण करती हुई, यानी कि रगड़ खाती हुई, उसे घर्षण करती हुई हवा बाहर निकलेगी। अब आपको पता है कि हाथ यहाँ पर कहीं कर ये कर लिया तो गर्म हो जाए, नहीं हो जाए, यानी कि कोई चीज़ आप रगड़ांगा तो बाकी उसी गर्म होएगी। आई बात समझ में? तो जीभ भी क्या है, रगड़ी जाए, जियाँ जियाँ जीभ रगड़ी जाए बियाँ बियाँ हवा भी गर्म बाहर आवे। अब ऐसे वर्ण हिंदी में कितने होते हैं? चलिए लिखिए भी, ऊष्म व्यंजनों की संख्या हिंदी में 4 होती है। लिखिए, ऊष्म व्यंजनों की संख्या, ऊष्म व्यंजनों की संख्या, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। आई बात समझ में? अब देखिए ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अब क्या है, चलो पहले लिख लीजिए एक बार, बाद में बताऊंगा। लिखिए वर्ण लिख लीजिए, चलो साथ साथ में यही लिख लीजिए वर्ण, फिर लिखिए उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान और वर्ग, क्योंकि ये चीज़ परीक्षा में पूछी जाती है कि कौन सा व्यंजन कहाँ से बोला जा रहा है, मुख के किस अवयव से बोला जा रहा है, किस भाग से बोला जा रहा है। यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए वर्ण अपने कितने हैं? 4 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? लिखिए भाई, 4 वर्ण लिखिए। पहला तो है श, फिर श, फिर स और फिर है। ये 4 वर्ण हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब देखिए जैसे हम श बोलेंगे तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? बोल के देखिए, श, श, ई, य, श, श, यानी कि इसका उच्चारण स्थान होगा तालु। इसको हम तालु श भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तालु श। क्यों? क्योंकि कई बार हम ऐसे कहते हैं दुए वाला स। कौन सा स? दुए वाला स। पर दुए वाला स होता है, परंतु इसका सही अपने ये भी कह सकते हैं कि तालु वाला श। तो उच्चारण स्थान इसका क्या हो जाएगा? तालु। और वर्ग आपको पता ही है क्या हो जाएगा? तालव्य। एक वीडियो में हम जो तालव्य है, मूर्धन्य है, इनको एक वीडियो में सभी को एक साथ इकट्ठा कर देंगे, ठीक है ना, एक ट्रिक के माध्यम से। अब है ये षट्कोण, ये कहाँ से बोला जाएगा? ये तो बोला गया श, अब बोलो स और फिर स। तीनों में अंतर है। अंतर क्यों है? क्योंकि इनके उच्चारण स्थान में भी अंतर है। अब आपको पता है कि अब मेरा एड्रेस कहीं और है, आपका कहीं और है, हम तीनों जा रहे हैं एक रास्ते से, तो अपने अपने घर की तरफ मुड़ेंगे तो रास्ता अलग अलग होगा कि नहीं होगा? जैसे हम इंसान है उसी तरह ये वर्ण है, हमारा रास्ता अलग अलग हो सकता है, तो इनका क्यों नहीं हो सकता? तो आपको समझने के लिए एक वर्ण को पकड़ना पड़ेगा। किसी को पकड़ ले, चाहे आप दुए वाला को श को पकड़ लें, इनकी तालु श को पकड़ लें, या फिर षट्कोण को पकड़ लें, या स्लेट को पकड़ लें, इनमें से किसी एक को पकड़ लें। इनको पकड़ने के बाद में आप इनके उच्चारण स्थान की तरफ जाइए। किसकी तरफ जाइए? उच्चारण स्थान की तरफ। अब क्या है कि आप जैसे जैसे इनको बोलेंगे ना, तो वैसे वैसे आपकी आदत बन जाएगी। क्यों? वर्ण वही है, परंतु उच्चारण स्थान क्या है? अलग अलग है। अब देखिए स का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? मूर्धा। क्या रहेगा? मूर्धा। जहां से हम री बोलते हैं, ट वर्ण बोलते हैं, वहीं से ये षट्कोण वाला स बोला जाएगा। और जो दुए वाला स है, तालु श है, वो तालु से बोला जाएगा। तो मूर्धा से क्या हो जाएगा? वर्ग मूर्धन्य। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। आई बात समझ में? अब चलते हैं स स्लेट। अब ये तो सिंपल सा है बेचारा, इसमें ज़्यादा माथापत्ती करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इन दोनों को भी हम क्या बोल देते हैं? स बोल देते हैं। आज पता लगा कि दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? अलग अलग है। ये इसका भी अलग रहेगा। ये दंत्य स है। क्या है? दांत से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? दांत से बोला जाएगा। आपको पता है, जैसे बोलेंगे स, तो जीभ कहाँ से टकराएगी? दांतों से टकराएगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण भी कहते हैं। तो आपको इसको वर्ग आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप यहाँ पर कौन सा वर्ग आएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने है पर। देखिए हिंदी में ये सबसे अकेला है, अलग ही है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान भी अलग है, इसका अलग ही एक नाम है।
वो नाम शायद तक आपने सुना होगा, जो मेरे साथी हैं पुराने उन्होंने तो सुना होगा, परंतु जो नए विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं, जो अभी तैयारी करने में लगे हैं, उनको ये नाम पहली बार सुनने को मिलेगा। है का उच्चारण स्थान क्या होता है? स्वर तंत्र, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। ये कंठ से व्यक्त स्वर तंत्र, क बोलते हैं तो कंठ से बोलते हैं, ये बोला है बहुत नीचे से जाता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? कंठ के भीतर। कहाँ से? कंठ के भीतर, स्वर तंत्र से, यानी कि स्वर तंत्र से कहाँ से? कंठ के भीतर। लिखिए कंठ के भीतर, कंठ के भीतर से बोला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख लेना स्वर तंत्रीय या स्वर यंत्रीय। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये जो क का उच्चारण स्थान है उससे पहले ही है बोला जाता है बिल्कुल एकदम जड़ में बोला जाता है, इसलिए कंठ के भीतर बोला जाता है। चलिए, है का एक नाम और है, वो लिख लेना आप। है को हिंदी में काकल्य वर्ण भी कहते हैं। काकल्य, कौन सा वर्ण? काकल्य वर्ण भी कहते हैं। ये नोट लगा के लिख लेना, काकल्य वर्ण। है को हिंदी में क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। अब यहाँ तक क्लियर? अब चलते हैं आगे। इतना लिख लिया आपने। अब देखिए, अब हम चलेंगे अपने नंबर 4 की ओर। नंबर 4 पर कौन सा? अपना संयुक्त व्यंजन। लिखिए संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। अब हमने संयुक्त स्वर भी किए थे अच्छे तरीके से, उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन भी है। संयुक्त स्वर ऐसे वर्ण जिनका निर्माण 2 स्वरों की सहायता से होता है। अब संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका निर्माण 2 व्यंजनों की सहायता से होता है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो लिखिए ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका निर्माण किसकी सहायता से होता है? 2 व्यंजन वर्णों की सहायता से होता है। 2 व्यंजन वर्णों की सहायता से होता है। 2 व्यंजन वर्णों की सहायता से होता है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कैसे व्यंजन कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब देखो, अपने परिवार में दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन सब साथ में रहते हैं, संयुक्त परिवार होता है। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन, यानी कि ये इकट्ठे रहते हैं। आई बात समझ में? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है? लिखिए हिंदी भाषा में इनकी संख्या 4 होती है। ये आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। चलिए, अब आपने वही लिखिए भाई जो पहले लिखते आए हैं। वर्ग, उच्चारण स्थान। लिखिए वर्ण, कौन कौन से वर्ण हैं? उच्चारण स्थान क्या रहेगा? अब आपको पता है कि 2 अलग अलग वर्ण मिलेंगे तो उच्चारण स्थान भी 2 होगा, है ना। जैसे कंठ तालु है, कंठ होष्ठ है, क्या है वो अपने देखेंगे। उच्चारण स्थान। अब लिखिए वर्ग, कि किस वर्ग में आएंगे। वर्ग लिखना है, वर्ण नहीं लिखना। लिखिए वर्ग। आई बात यहाँ तक समझ में? अब देखिए, अब पहले इनको लिख लेते हैं, बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए लिखिए, सबसे पहला है अपना क्षय। आई बात समझ में? अब इसको ऐसे लिखो ताकि आपको पता चल जाए। लिखिए क प्लस स प्लस अ बराबर क्षय। आई बात समझ में? ये अ क्यों लगाया है? क्योंकि यह क्षय पूरा है।
अब अगर इसको हटाएंगे हम, आपको पता है इसको हटाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा, इसके नीचे क्या लग जाएगा, हल लग जाएगा, चाहे आप ऐसे लिख दें चाहे वैसे लिख दें। इसके बाद आता है त्रय, आई बात समझ में, तो यहाँ पर लिखेंगे आप तय प्लस रय, आई बात समझे, क्षय त्रय। अब आता है अपना ज्ञ ज्ञानी बाबा, आई बात समझ में, तो ज्ञ ज्ञानी का, अब देखिए इसमें गलती मत करना भाई, ये जय प्लस या इन दोनों से मिलकर बना होता है अपना ज्ञ, ठीक है। अब इसके आगे आता है एक अपना श्रय, ठीक है, ये अपना तालु शय प्लस रय, इन दोनों से मिलकर बनता है श्रय, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन ये है कि अपने एक स्वर है जिसका नाम है री, क्या नाम है, री। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए री, और आप सबको पता है कि इसकी मात्रा लगती है ऐसे, किसी भी वर्ण के अंडर में अर्थात नीचे ऐसे मात्रा लगती है ना। तो अब मेरा ये क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हिंदी वर्णमाला में ऐसा कौन सा व्यंजन वर्ण है जिसके नीचे री की मात्रा नहीं लगती। हिंदी वर्णमाला में ऐसा कौन सा व्यंजन वर्ण है जिसके नीचे री की मात्रा कभी नहीं लगती। इस बात का उत्तर आप कमेंट में मुझे अवश्य देंगे, ठीक है। ये नहीं तो अगले वीडियो में बताऊंगा मैं, आई बात समझ में। अब देखिए उच्चारण स्थान, अब आपको पता है कै का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। स का उच्चारण स्थान क्या है, ये कौन सा स है, देखिए षटकोण वाला स है जो मूर्धा से बोला जाता है, कंठ और मूर्धा, आई बात समझ में। तो उच्चारण स्थान क्या रहेगा, कंठ और मूर्धा, ठीक है, कंठ मूर्धन्य, वर्ग क्या हो जाएगा, कंठ मूर्धन्य। अब देखिए तय और रय, इन सब का मैंने आपको बताया है, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे, सबका लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे, इन सब का लिखेंगे आप, ठीक है। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ वो चीज़ देखिए। अब इतना आपके समझ में आ गया कि क्षय का निर्माण कैसे होता है, कै और स से मिल करके। अब ये एक ऐसा वर्ण है कि देखिए, अब इसको बोलते भी कैसे हैं, लिखते भी कैसे हैं, देखिए भी, थोड़ा सा देखिए, इस पर नज़र डालिए भाई। क्यों, क्योंकि उच्चारण में हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं। क्यों गलती कर देते हैं कि ये कै स मा, कै क्ष मा, तीन वर्ण हो गए, है ना, कै क्ष मा। अगर हम बोलते हैं क्षमा, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्षमा, लिखिए आप क्षमा, ठीक है, ये लिखा। अब क्या है कि एक छोटी सी बात ध्यान देने योग्य है, ये आपको पता है कि किससे मिलकर बना है, आधा कै प्लस आधा स, इन दोनों से मिलकर बनता है आपका क्षय। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब इसमें उच्चारण करते समय थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है वो देखिए। जब हम इसका उच्चारण करेंगे, यदि ये वर्ण शब्द के प्रारंभ में आ जाए, कौन सा वर्ण, अपना ये वाला वर्ण, ये वाला वर्ण अगर किसी शब्द के प्रारंभ में आ जाए तो जो कै की ध्वनि होती है वो कंठ तक ही सीमित रहनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए, यानी कि मुंह के अंदर ही कै बोलेंगे, कै को बाहर नहीं निकालेंगे। जैसे क्षमा, क्षमा कै बोला जा रहा है परंतु कहाँ तक बोला जा रहा है, कंठ में ही बोला जा रहा है, क्षमा। अब ये क्षमा नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए, ये क्षमा नहीं है, क्षमा। तो कै जब बोला जा रहा है तो ये कंठ में बोला जा रहा है। यदि यही क्षय अगर किसी वर्ण के बीच में या अंत में आ जाए, किसी वर्ण के बीच में आ जाए या अंत में आ जाए, तब कै की ध्वनि हम बाहर निकालेंगे, मुख से बाहर निकालेंगे। शुरू में आ जाए तो क्या करेंगे, मुख के अंदर ही बोलेंगे कै को, और अगर बीच में या अंत में आ जाए तो ध्वनि को बाहर निकालेंगे, कै की ध्वनि को बाहर निकालेंगे। उदाहरण सर कैसे, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कक्षा, क्या लिख रहा हूँ, कक्षा। आप क्या बोलेंगे, छा, कक्षा, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कक्षा। आधा कै है ना, जो ध्वनि आपकी ऑटोमेटिक बाहर निकल रही है, मुख से बोल के देख, कक्षा, कक्षा।
आधा क निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? हाँ निकल रहा है सर, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे, अब इन वर्णों की प्रैक्टिस करेंगे तब आपके समझ में आएगा। तो क्या है कि अब हम इसको बोल रहे हैं तो आधा क बाहर आ रहा है, इसको बोलेंगे तो आधा क बाहर आएगा, परंतु इसको बोलेंगे तो जो आधा क है उसकी ध्वनि अपने कंठ के भीतर ही समा जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। तो इस वर्ण को बोलते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि शुद्ध उच्चारण करेंगे तो शब्द शुद्धि होगी, शब्द शुद्धि होगी तो वाक्य शुद्धि होगी। इस प्रकार सभी के सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बिल्कुल एकदम सही हो जाएंगे। आई बात समझ में यहाँ तक? अब देखिए इसके साथ एक व्यंजन और आता है। कौन सा आता है? इसके साथ एक व्यंजन और आता है। देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। चलिए देखिए, अब इसके साथ एक व्यंजन आता है अपना, कौन सा? ये श्रय। आई बात समझ में? क्या आता है? श्रय। अब क्या है कि कई जगह आपको एक शब्द देखिए ऐसे श्रृंगार, एक जगह तो ऐसे लिखे मिलेगा, एक जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा श्रृंगार। अब दोनों में से शुद्ध कौन सा है बताइए? अब आप कहेंगे सर कई जगह तो ऐसे लिखा होता है, कई जगह ऐसे लिखा होता है। अब अपना शुद्ध ये है भाई। आई बात समझ में? अब देखिए, अब जो मैंने एक क्वेश्चन किया था उसका उत्तर आप ढूंढ कर बताएंगे। थोड़ा बहुत हिंट मैंने आपको दे दिया है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम चलते हैं आगे नंबर 5 की ओर, फटाफट कर लेते हैं। बस आज अपना टॉपिक ये समाप्त हो जाएगा। टॉपिक तो क्या समाप्त हो जाएगा, ये व्यंजन वर्ण है ये समाप्त हो जाएंगे यहाँ तक। इसके बाद व्यंजनों का वर्गीकरण और तरीके से करेंगे। तो चलिए नंबर आगे लिखिए, नंबर 5 क्या लिखेंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। अब देखिए इनके बारे में हमने कल थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी, आज थोड़ी सी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन है वो आपको पता है 2 होते हैं। इसकी थोड़ी सी परिभाषा लिख लेते हैं, और मोटा मोटा कल हमने जान लिया था, थोड़ा बहुत आज और जान लेते हैं। तो लिखिए, देखिए भाई आराम से लिखना है। लिखिए, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय सब किसका किया धरा है? जीभ का किया धरा है भाई। जीभ पहले कहाँ जाती है? पहले ऊपर। ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल करके देखना ऐसा होता है कि नहीं होता ऊपर उठकर, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। स्पर्श करती है और फिर झटके के साथ नीचे आती है। फिर इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसे फेंका हुआ वर्ण भी कहते हैं। झटके के साथ नीचे आती है। नीचे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस पर हम, क्योंकि चर्चा हमने कल कर ली थी। उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, इसलिए इनको ताड़न जाति भी कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया? ताड़न जाति भी कहते हैं। ये कितने होते हैं? इनकी संख्या 2 होती है। आपको पता है कौन कौन से? ड और हड़। इनका प्रयोग भी मैंने आपको बताया था कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब देखिए ये ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ट वर्ग। जैसे ही ट वर्ग का अण समाप्त होता है, अण समाप्त, उसके बाद ब्रैकेट में इसे लिखा जाता है ड़ और ढ। इसलिए इनका उच्चारण स्थान भी क्या रहेगा? मूर्धा रहेगा। क्या रहेगा? मूर्धा। तभी तो कहते हैं कि मूर्धा को पहले स्पर्श करती है जीव और फिर झटके से नीचे आती है। जैसे ऊपर बिजली का कोई करंट लगा हो, हड़ हड़, है ना। जैसे कोई पशु आ जाए अपने घर में, आप हड़ हड़ हड़, तो जीभ ऑटोमेटिक नीचे आती है। आई बात समझ में? तो अब 1-2 बातें थोड़ी सी और लिख लीजिए इनके बारे में, ताकि बाद में आप ऐसे ना कोई सर ने जी जो बताने वाली बात थी वो तो पता ही नहीं। तो मैंने आपको बताया कि ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं।
इसलिए नोट लगा के लिखें आप, ट वर्ग को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। भी क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। आधा तय क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक? अब देखिए क्यों? क्योंकि लगभग ट ठ ड ढ न ए बोलते हैं ना, तो क्या है कि लगभग ड और ड जितनी जीभ स्पीड से नीचे नहीं आती, परंतु कुछ ना कुछ तो स्पीड से नीचे आती है, चिपक के नहीं रहती। जैसे ट बोलते हैं तो जीभ दूर होती है ना। तो इसीलिए ट वर्ग जो पूरा का पूरा है वो क्या कहलाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। आई बात समझ में? अब देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि इनका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता। क्यों? क्योंकि संस्कृत में थे ही नहीं, हिंदी में नए आए हैं। तो एक लाइन और लिख लीजिए, ये हिंदी में नवीन विकसित वर्ण है। ये हिंदी में क्या है? नवीन विकसित वर्ण है। इनका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता। इनका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता, या ये वर्ण है जो संस्कृत से नहीं आए। इनका प्रयोग संस्कृत, अब देखिए ये बिंदी फिर आ गई, यहाँ पर अनुस्वार है या पंचमाक्षर, भाषा में नहीं होता। आई बात समझ में? अब देखिए आपको पता है कि संस्कृत में क्या होता है कि तत्सम शब्दावली प्रधान होती है ना। तत्सम शब्द ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं संस्कृत भाषा में, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हिंदी में तद्भव और तत्सम दोनों शब्दों का प्रयोग लगभग समान मात्रा में किया जाता है। ठीक है, तो क्या है कि अब ये जो क्या है ये संस्कृत में नहीं थे, तो इसका मतलब है कि ये किस भाषा में है? तद्भव भाषा में। तो इन दोनों वर्णों का प्रयोग किस में किया जाएगा? तद्भव शब्दों में किया जाएगा। अब जब तत्सम और तद्भव, देशी विदेशी ये शब्द करेंगे तब हम इनकी चर्चा फिर करेंगे। क्यों? क्योंकि इनसे बना हुआ शब्द न तो तत्सम होगा और न विदेशी भाषा से आया होगा। अब देखिए ये स्पष्ट कह रहा है कि ये हिंदी में नवीन विकसित वर्ण हैं, हिंदी में नए आए हैं ये, अर्थात विदेशी भाषा से नहीं आए और न ही संस्कृत से आए हैं। इसलिए इनका प्रयोग तद्भव शब्दों में किया जाएगा, न तत्सम शब्दों में होगा न विदेशी शब्दों में। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में मुझे अवश्य बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद बच्चों तक इसे अवश्य पहुंचाइए। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।